Hello students, welcome back. Welcome back. Today we will discuss the new gland, that is the gland associated with the human digestive system, that is liver. It is also known as heper, or sometimes we are using a word hepatic. Hepatic word is also used for liver. Okay, like to that of gastric word is used for stomach. So if we go through the shape, size, color, weight, and all that about the liver. So one thing before going to discuss is at the end of this discussion, at the end of this session, we are able to answer these questions. हम लास्ट में ये कैपेबल हो जाएंगे ये टॉपिक पढ़ने के बाद कि हम ये आंसर दे सकें कि कोमा क्या लीवर की वजह से कोमा हो सकता है। ठीक है, दूसरा, इसको ब्लडी ऑर्गन हम क्यों बोलते हैं। तीसरा, क्या पूरे का पूरा जो है वो लीवर रिजनरेट कर सकता है। चौथा, ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस क्या होती है। ठीक है, गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होता है, उसका रिमूवल क्या होता है और क्या फर्क डालता है वो। ठीक है, उसके बाद क्या लीवर में किसी तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं या नहीं हैं। ठीक है, दूसरा, लीवर की लोकेशन जो है वो ड्यूडेनम के बीच में ही क्यों डंप होती है, वो कहीं इसोफेगस में डंप क्यों नहीं होती, या वो नीचे कहीं लार्ज इंटेस्टाइन में डंप क्यों नहीं होती। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, टुडेज टॉपिक, दैट इज लीवर। अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर की पोजीशन आप देख सकते हैं कि बॉडी में लीवर किस तरह से है। ठीक है, तो एनाटॉमिकली लीवर को हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो ये देख लीजिए ओवरऑल व्यू कि लीवर किस तरह से है, कैसे डायफ्राम का लोकेशन है, उसके बाद किस तरह लीवर के लोब्स हैं, फिर यहाँ पे ड्यूडेनम कैसे अरेंज है और पैनक्रियाज कैसे हैं और गॉल ब्लैडर की पोजीशनिंग क्या है। सो हम पहले देखते हैं शेप, साइज, कलर वगैरह इसका जो है क्या है। तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो लीवर है। ठीक है, लेकिन सबसे सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड अगर हम कहें, ऑर्गन कहें, तो वो लीवर है, क्योंकि पहले नंबर पे हमारा स्किन आ जाता है। ठीक है, शेप की बात करें, इट इज अ वेज शेप और कोन शेप स्ट्रक्चर। साइज की बात करें 7 सेंटीमीटर इन फीमेल्स में, 10.5 सेंटीमीटर इन केल्स ऑफ मेल। ठीक है, ये 15 साल तक, हर 5 साल में जो है वो 5 सेंटीमीटर जो है वो बढ़ता है। कलर देखें तो ये रेडिश ब्राउन कलर का है ऑर्गन जो है। वेट देखें तो 1.4 टू 1.8 केजी, मतलब 1.5 किलो के करीब जो है मेल्स में है, और 1.2 टू 1.4 केजी जो है वो फीमेल के केस में है। ठीक है, लोकेशन देखें तो अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन कैविटी के ऊपर वाली साइड में है, बिलो डायफ्राम के नीचे। आगे हम देखेंगे वेट परसेंटेज अगर बात करें, टोटल बॉडी वेट का 1/40th जो है वो बॉडी वेट लीवर जो है वो कैच करता है। सो ऑर्गन जो एसोसिएट करते हैं लीवर के साथ, देखिए कितने बड़े ऑर्गन जुड़ते हैं। सुपीरियरली और इंटीरियरली हम देखें तो डायफ्राम जुड़ता है, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जुड़ती है। इंफीरियरली देखें स्टमक है, बाइल डक्ट्स हैं, ड्यूडेनम है, हेपेटिक फ्लेक्सर्स हैं, राइट कॉलन है। ठीक है, किडनी है, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। इसी तरह हम इसको पोस्टीरियरली देखें, इसोफेगस है, इंफीरियर वेना कावा है, इसके बाद ऑर्टा है, गॉल ब्लैडर है, वर्टिबल कॉलम है, डायफ्राम है। ठीक है, लेटरली भी हम देखें लोअर लिप्स हैं और डायफ्राम जो है इसके साथ जुड़ता है। सो ये थोड़ी सी पोजीशन देख लीजिए, ये देखिए रिब्स हैं, ये थोरेसिक केज है आपकी, ये रिब्स है, रिब्स में पोजीशन, ये 5th रिब से यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका एंड जो है 10th रिब पे आके हो रहा है। ठीक है, और ये पीछे होल्ड कर रही है क्या, लूमबर, सेकंड और थर्ड वर्टिब्रा, इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये अगर अपनी पोजीशन पे है तो अपनी पोजीशन की किस वजह से अपनी पोजीशन पे है, तो लिगामेंट्स जो हैं जिनको कैलोजिनियस कनेक्टिव टिश्यूज में हम काउंट करते हैं, कुछ लिगामेंट्स इसको अपनी पोजीशन पे बनाए हुए हैं, जैसे फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है, एंटीरियर कॉर्नरी लिगामेंट है, पोस्टीरियर कॉर्नरी लिगामेंट है, इसी तरह राउंड लिगामेंट है, लिगामेंट्स विनोसम है, ऐसे ढेर सारे लिगामेंट्स उसको अपनी पोजीशन में बनाए हुए हैं। हम लिगामेंट्स की बात करें तो ये देखिएगा, ये ट्रायंगुलर लिगामेंट, ये रहा फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ये रहा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो ये रहा एंटीरियर कॉर्नरी लिगामेंट, आप ये देख पा रहे हैं, ये जो व्हाइट वाले पार्ट दिख रहे हैं, पोस्टीरियर कॉर्नरी लिगामेंट, एंटीरियर पोस्टीरियर, ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ये डिफरेंट टाइप के लिगामेंट्स जो हैं इन्होंने इसको अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखा हुआ है। अगर हम एनाटॉमिकल फीचर्स की बात करें तो ये डायफ्राम के साथ मैंने कहा जो जुड़ा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है इसके लोब्स, ये इसके 2 लोब्स हैं मेन, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब जो है वो फर्दर कॉर्डेट एंड कॉर्डेट लोब्स 2 में डिवाइड होता है। ये देख लीजिए डायग्राम में, ये पूरे का पूरा राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है, ये इंफीरियर वेना कावा है और नीचे गॉल ब्लैडर की पोजीशनिंग है। इसको इधर से देखें, 2 और लोब्स कौन से की बात कर रहे थे हम, ये रहा कॉर्डेट लोब और दूसरा क्वाड्रेट लोब, ये क्वाड्रेट लोब और ये कॉर्डेट लोब। 2 लोब जो है राइट साइड में ही, बैक साइड में आपको जो है ये दिखाई देंगे। बाकी स्ट्रक्चर को हम आगे जाके कहीं देखेंगे कि है क्या। ठीक है, अब ओवरऑल ये
पोजीशन देख लें। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं कि लीवर जो है वो दूसरे ऑर्गन्स के साथ कैसे एसोसिएटेड है, और लीवर की अपनी सिक्रीशन बाइल क्या डायरेक्ट आके किसी जगह पे डंप होती है या किसी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स के साथ जुड़ती है। तो ये लीवर की एसोसिएशन की बात कर रहे थे कि लीवर किन किन स्ट्रक्चर्स के साथ एसोसिएटेड है। अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए, ये राइट साइड के डक्ट्स, हिपैटिक वर्ड लीवर के लिए है तो राइट हिपैटिक डक्ट्स, इसी तरह ये लेफ्ट साइड के हिपैटिक डक्ट्स, ये दोनों डक्ट्स जब जुड़ते हैं तो उनको कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। इसी कॉमन हिपैटिक डक्ट से एक डक्ट और ओरिजिनेट होता है जो गॉल ब्लैडर की तरफ जाता है, जिसको हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। ये देखिए, ये रहा सिस्टिक डक्ट। यही सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट नीचे आके एक और दोबारा इसे कॉमन डक्ट बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये डक्ट अब कहां जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और किस तरह से एसोसिएट होता है। अगर मैं यहां डायग्राम में इसको लेके चलूं तो ये देखेंगे आप कि ये डक्ट यहां आ रहा है, और ये सीधा ड्यूडेनम जाने से पहले ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। और ये डक्ट फिर से बता दूं, ये नीचे आ रहा है, आने के साथ ये यहाँ पे एक और डक्ट के साथ जुड़ रहा है जो डक्ट पैनक्रियाज का है, और यहाँ पे ये डक्ट ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा है। इन डक्ट्स को भी देखते चलते हैं, ये क्या डक्ट्स हैं। ये डक्ट जो मैं बात कर रहा था, ये वाला डक्ट, ये पीछे की तरफ जो जा रहा है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है। ये डक्ट एक डायरेक्ट डक्ट इसके अंदर आके एंटर हो जाता है। अभी बताता हूं कौन कौन से। हम जो ऊपर बात कर रहे थे कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट जब नीचे आता है तो आगे आके ये है पैनक्रियाज का डक्ट, ठीक है। ये इसको पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, इसको एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, इसको डक्ट ऑफ विल्सन भी बोलते हैं, ठीक है। इस डक्ट को, ये जो ऊपर से आ रहा है, इस डक्ट में यहां स्पिंस्टर मसल्स लगे हैं, स्पिंस्टर मसल्स लगे हैं। कौन सा, जो ऊपर बाइल कॉमन बाइल डक्ट आ रहा है, इसको स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन, BOYDEN बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर जब दोनों इकट्ठे जुड़ते हैं, ये और ये बाइल पैनक्रियाज वाला और बाइल वाला, ये इस तरह से एक जो है बल्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको बोलते हैं एम्पुला। दिस इज हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला, क्योंकि पैनक्रियाज और लिवर के साथ एसोसिएशन में जुड़ता है। दिस इज हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला, इसको एम्पुला ऑफ वेटर भी कहते हैं। और यहाँ पे भी अंदर स्पिंस्टर मसल्स लगे हैं, इन स्पिंस्टर मसल्स को स्पिंस्टर ऑफ ओडाई कहते हैं, ठीक है। एक हमने कहा कॉमन बाइल डक्ट, और वो कॉमन बाइल डक्ट पे स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन लगा है, और आगे वाला जो स्पिंस्टर लगा हुआ है, और दूसरे वाले में जहां कॉमन दोनों से जुड़ के बनता है हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला, वहां पे स्पिंस्टर ऑफ ओडाई लगा है। इसी तरह मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ये पीछे था, ये इस मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को हमने डक्ट ऑफ विल्सन कहा। इसी के साथ पैनक्रियाज से एक और डक्ट भी अंदर एंटर होता है, कहां, ड्यूडेनम में। इस डक्ट को हमने क्या कहा, एसेसरी डक्ट और डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। तो मुझे लगा कि ये एसोसिएशन आपको बतानी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। ये पार्ट रहा भाई ड्यूडेनम का, ठीक है। ये रहा पैनक्रियाज, ये रहा गॉल ब्लैडर, और उनसे एसोसिएट होने वाले। हम बाद में पढ़ेंगे यहाँ सिस्टिक डक्ट में क्या ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो जॉन्डिस कैसे हो गया, इसको बाद में देखते हैं। तो मेरा सवाल जो एक यहाँ पे क्लियर करता चलूं मैं, कि लीवर की जो सिक्रीशन है, ठीक है, या लीवर की लोकेशन है, वो ऊपर ईसोफेगस में क्यों नहीं थी, ठीक है। वो यहां इसके बाद कहीं ड्यूडेनम में क्यों आके डंप हुई, यहां क्यों नहीं डंप हुई, या इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में क्यों नहीं इसकी लोकेशन है, ये एसोसिएशन वहां क्यों नहीं बनती है। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि यहां जो पोटेंशियल हाइड्रोजना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो 1.5 से 2 है। तो हाईली एसिडिक फूड नीचे जा रहा है। इस फूड को वापस न्यूट्रलाइज करने के लिए इसकी और इसकी सिक्रीशन, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस का होना जरूरी है, इसलिए वो फूड को न्यूट्रलाइज करेगा। तभी जो है वो हम क्या कर सकते हैं, हमारा फूड जो है वो आगे हमारे जो बॉडी को है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इससे आगे हम अगर चलें तो यहाँ पे दो स्पिंस्टर मसल्स आपने पढ़े, स्पिंस्टर ऑफ ओडाई एंड स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखते चलें, वही एसोसिएशन की बात कर रहा था जो लीवर का, गॉल ब्लैडर का, ड्यूडेनम का और पैनक्रियाज का जो है आपस में है, ये देख लिया हमने, क्लियर। अब इसको और अगर ध्यान से अगर आप देखें तो डक्ट ऑफ विल्सन ये रहा जो पैनक्रियाज की तरफ से आ रहा था, जिसको मेन पैनक्रियाटिक डक्ट कह रहे थे, ये देखिए। और ये था कॉमन बाइल डक्ट जो ऊपर से आ रहा था, कहां से, लीवर से। ये दोनों यहां आके हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला बना रहे थे, ये देखिए हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। इसको ये रहा वो डक्ट, सॉरी स्पिंस्टर मसल, जो इसको जो है वो कंट्रोल कर रहा है, दैट इज नोन एज द स्पिंस्टर ऑफ ओडाई। यहां लिखा भी होगा, कहीं नहीं लिखा, चलिए
ये लिखा है स्पिंस्टर ऑफ हेपेटोपेनिट्रेटिंग अम्पुला, दैट इज स्पिंस्टर ऑफ ऑडे। तो दूसरा जो था ये ऊपर से जो आ रहे थे, यहाँ भी डक्ट्स थे, तो ये थी एसोसिएशन इन दोनों की, ठीक है। अब लीवर की एनाटॉमी की बात करें, मेन चीज तो वही है कि लीवर के अंदर क्या है, हमें बाइल कहां से मिल रही है, ठीक है। बाइल जो है वो कहां से सिक्रीट हो रही है, कहता है उसके लिए हमें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इसका, उसमें हम देखेंगे लोब्यूल्स। ये लोब्यूल्स की बात करने वाला हूं। ये देखिए एक इंडिविजुअल लोब्यूल, ये देखिए ये लोब्यूल, बीच में क्या एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, बाद में करेंगे बात। ये देखिए एक लोब्यूल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है, पॉलीगोनल स्ट्रक्चर जो है। तो लोब्यूल्स क्या हैं, इसको हम थोड़ा सा देखें। अगर लोब्यूल्स आर पॉलीगोनल इन शेप, और ये 1 मिलियन जो है लोब्यूल्स जो हैं वो लीवर में है। ये 2:1 मिलीमीटर इनका साइज है, लेंथ और ब्रेथ है। तो लीवर के लोब्यूल्स क्या हैं, पॉलीगोनल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, क्या काम करते हैं, इनको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें स्ट्रक्चर को, ये देखिए ये रहा उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, एक लोब्यूल का। और लोब्यूल के स्ट्रक्चर को ये देखिए, ये पूरा लीवर का लोब्यूल है। इसको हम एलैबोरेट करेंगे तो हमें क्या दिखने वाला है, ये रहा इसका ये पूरा स्ट्रक्चर, ये हेक्सागोनल पूरा लोब्यूल, इसको समझिएगा। इस लोब्यूल में यहीं पे हिपैटोसाइट सेल्स हैं जो बाइल की सिक्रीशन करेंगे, लेकिन उनका एक अरेंजमेंट है, उसको समझना। इस पूरे लोब्यूल के सेंटर में आप देखेंगे एक सेंट्रल वेन, ये देखिए ये रही वो सेंट्रल वेन, ठीक है। और बाकी ये पूरी की पूरी आप ट्यूब्स देख रहे हैं, ये लेयर्स जो जा रही हैं ऐसे, ये कॉर्ड्स ही बन रही हैं, ये हिपैटोसाइट्स की प्लेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद और मैं एक चीज बताता चलूं, ये देखिए वही जो बात कर रहा था सेंट्रल वेन, ये सेंट्रल वेन ही है जिसका स्ट्रक्चर हम आगे देख रहे थे। ये देखिए ये सेंट्रल वेन ही है, ठीक है, ये देखिए सेंट्रल वेन। उसके बाद इसमें पोर्टल वेन्स भी हैं, ये देखिए एक पोर्टल वेन हर तरफ, हर कॉर्नर में, ठीक है। ये पोर्टल वेन इस तरफ, उस पोर्टल वेन में इन तीनों को इकट्ठा, पोर्टल वेन इसके साथ बाइल डक्ट भी रहता है, और तीसरा हिपैटिक आर्टरी भी रहती है। हिपैटिक आर्टरी, बाइल डक्ट और पोर्टल वेन, इन तीनों को इकट्ठा हम बोलते हैं ट्रायाड। और इनको जो टिश्यू कवर करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं बाहर से, इसको बोल रहे हैं ट्रायाड। 1 2 3 ये ट्रायाड हो सकते हैं, ठीक है। लोब्यूल देख लीजिए हेक्सागोनल है, सेंट्रल में एक सेंट्रल वेन रहेगी। मैं बताता हूँ ब्लड की सप्लाई कहां से जा रही है, उसको बाद में देखते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है, पोर्टल वेन है, बाइल डक्ट है और हिपैटिक आर्टरी है, ठीक है। ये रही वो पोर्टल ट्रायाड जिसकी मैं बात कर रहा था। इस ट्रायाड में जो मैं अभी लिख के हटा हूं कि इसमें क्या है, बाइल डक्ट है, ठीक है, पोर्टल वेन की ब्रांच है और हिपैटिक आर्टरी है। अब इसको अगर और आप ध्यान से देखें, जो पोर्टल ट्रायाड की बात कर रहा था, ये कॉर्नर में आपको दिखेगा, दिस इज पोर्टल ट्रायाड। ये देखिएगा बाइल डक्ट, ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन, ये रही हिपैटिक आर्टरी, ये रही। ब्लड कहां से आता है कहां जाता है अभी डिस्कस करेंगे। और इससे आगे आ जाता है ये मेन हिपैटिक वेन, ये आपको समझ आ गई होगी। बीच में ये जो कॉर्ड्स थी, ये सारी कॉर्ड्स हिपैटोसाइट सेल्स की हैं। हिपैटिक वर्ड से हिपैटोसाइट जो बाइल की सिक्रीशन करते हैं। इसके अलावा इनमें जो हैं कफपर सेल्स होते हैं, जो मैक्रोफेजेटिक प्रोसेस करते हैं, जो अनवांटेड या डेड सेल्स हैं या फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उनको जो है वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए। अब इसका और डिटेल स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। इसमें थोड़ा सा हम सप्लाई देख लेते हैं, ब्लड का सप्लाई किस तरह से है। देखिएगा ये रही हिपैटिक आर्टरी, ये रेड वाली, ठीक है। ये रही हिपैटिक पोर्टल वेन। ये वेन जो है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है। ये ऑक्सीनेटेड ब्लड यहां डंप कर रही है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहां डंप कर रही है। ये दोनों तरह के ब्लड जो है, दोनों तरह के ब्लड आके डंप होते हैं कहां, ये सेंट्रल वेन में। ये सेंट्रल वेन से ऊपर जो है विने कावा की तरफ जाएंगे। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला, ये क्यों आ रहा है, ये हिपैटिक पोर्टल वेन है जो इंटेस्टाइन से डायरेक्ट ब्लड ला रही है भाई, ये वो है। और तीसरी ये जो हम बात कर रहे थे, ये बाइल डक्ट। बाइल डक्ट देखिए यहाँ इसकी सिक्रीशन, इसका एरिया भी है बाइल कैनाल, जिनको जो है इन एरिया से बाइल जो है वो मूव करती है, ठीक है। तो ये एक ब्लड सप्लाई के पर्पज से हम इसको देख रहे थे, ये क्या है।
आगे देख लेते हैं इसका, जो मैं सर्कुलेशन की बात कर रहा था, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सर्कुलेशन को देख लीजिएगा, मैंने कहा हेपेटिक पोर्टल वेन है, ठीक है। ये देखिए हार्ट से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड आर्टा आ रहा है, आर्टा के थ्रू आ रहा है, यही ब्लड जा रहा है ऑक्सीनेटेड रिच ब्लड कहाँ, हेपेटिक आर्टरी में, कहाँ, हेपेटिक आर्टरी में। और यही ऑक्सीनेटेड ब्लड आधा जाता है कहाँ, इंटेस्टाइन की तरफ। जो हेपेटिक आर्टरी में आया हुआ ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो जा रहा है लीवर की तरफ, जो मैंने छोटा आर्टरी आपको बताई। और जो ब्लड यहाँ इंटेस्टाइन में नीचे ऑक्सीनेटेड आया हुआ था, ये थोड़ा सा डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया। यहीं से डायरेक्ट इंटेस्टाइन से जितने भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, जिनको हम विलाई कह रहे थे, सारा का सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होके हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू, यहाँ से मैंने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड वाला और यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड आके लीवर में गिरता है, ठीक है। लीवर के ये हेपेटिक डक्ट्यूल से बाइल से होता हुआ इंटेस्टाइन में दोबारा गिरता है। एक तो इसका पाथ ये रहा, दूसरा पाथ क्या रहा, ये हेपेटिक वेन्स जो मेन वेन थी उसमें गिरेगा। ये थी पोर्टल वेन्स और ये मेन वेन, इसको ध्यान रखिएगा। फिर भी इंफीरियर वेना कावा में गिरेगा और वहां से फिर जो है हार्ट की तरफ सर्कुलेट करेगा। तो ये थी इसकी कोर्स ऑफ सर्कुलेशन की, जो है सर्कुलेशन कैसे हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं गॉल ब्लैडर, जो हम बार बार स्ट्रक्चर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर देख रहे थे, ये गॉल ब्लैडर हम देख रहे हैं। गॉल ब्लैडर क्या है, ठीक है, इट इज अ फेरिफॉर्म येलोइश ग्रीन या स्लेट ब्लू मस्कुलर सैक। ये सैक है कहां लोकेटेड है, सिस्टिक डक्ट के साथ जुड़ी हुई, हेपेटिक कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ सिस्टिक डक्ट से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये इंफीरियर टू दिस, दैट इज लीवर के नीचे है, बिटवीन क्वाड्रेट लोब और राइट लोब, क्वाड्रेट और राइट लोब के बीच में है, ठीक है। 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा है, 3 सेंटीमीटर जो है ये ब्रॉड है और 30 से 50 मिलीलीटर तक की कैपेसिटी है इसकी बाइल स्टोर करने की। इसमें जो बाइल है, बाइल वो ये कंसंट्रेटेड करता है उस बाइल को ज्यादा। इसके 3 पार्ट हैं भाई, बॉडी, फंडक एंड नेक पार्ट। नेक पार्ट से ही, इसके नेक पार्ट से ही अराइज हुआ है क्या, ये सिस्टिक डक्ट, ठीक है, जो 3 से 4 सेंटीमीटर है। इसी डक्ट में 5 से 12 तक इंटरनल फोर्ड्स हैं जो स्पिंस्टर वाल्व्स बनाती हैं। किसके अंदर, मैं गॉल ब्लैडर की बात कर रहा हूं, गॉल ब्लैडर के अंदर। अब यहाँ पे एक वर्ड में और जोड़ना चाह रहा हूं, यहाँ आप समझिएगा। मैंने जो ऊपर एक लिखा था ना कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस क्या है, उसको समझाने वाला हूं। अब ये ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस क्या बला है, अब देखिएगा, सुनिएगा। कई बार क्या होता है कि हम जो है वो लार्ज अमाउंट में कैल्शियम या कोलेस्ट्रॉल लें, ठीक है। वो कैल्शियम या कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है, समटाइम्स स्टोन्स बना देता है। और वो स्टोन्स कहीं, क्योंकि यहाँ पे लीवर से सिक्रीशन यहाँ जाके कंसंट्रेटेड होके फिर नीचे फूड में आती है, तो यहाँ पे जो है वो चांसेस हैं कि वो ज्यादा जो जितना भी कुछ एब्जॉर्ब किया था इंटेस्टाइन ने वो इसको लीवर को दिया और लीवर से यहाँ आ गया। तो यहाँ पे हो सकता है छोटे छोटे जो है कैल्शियम के कंपोनेंट्स है, कोलेस्ट्रॉल के कंपोनेंट्स इकट्ठे होके जो है वो क्या कर दें, पत्थरी बना दें, जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स बना दें। उस कंडीशन को हम कहते हैं कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस, गॉल ब्लैडर स्टोन को हम बोल रहे हैं कोलीसिस्टाइटिस। जो इन्फ्लेमेशन होगी, स्वेलिंग होगी इसमें, तो उसको हम कोलीसिस्टाइटिस कहते हैं, कोलीसिस्टेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवर ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है तो जो यहाँ बाइल यहाँ आके डंप हो रहा था वो डायरेक्ट नीचे जाएगा। इससे ये है कि उस पर्सन पहले जो बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल या ये ऑयली चीजें खाता था, अब थोड़ा सा उसको परहेज करना पड़ेगा। यहाँ एक चीज मैं और कह रहा था कि यहाँ तक तो ठीक है, अगर कहीं स्टोन्स यहाँ हैं, अगर वो स्टोन्स यहाँ कहीं आके ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, रोक देते हैं, यहाँ पे इसकी सिक्रीशन को नीचे जाने से ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो ये काज करते हैं क्या बच्चे, ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस क्या है, क्योंकि गॉल ब्लैडर से ही ये सिक्रीशन नीचे जाती है, जिसको बाइल बोलते हैं। बाइल में पिगमेंट होती हैं, बिलीरुबिन और बिलीविरिडिन वगैरह। वो पिगमेंट जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाने के बजाय वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। वो नीचे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं जाती। और सबसे माइन्यूट कैपिलरीज नेटवर्क हमारे इन आईज में है, तो यहाँ पे वो आपको अपीयरेंस दिखता है उस
पिगमेंट का येलोइशनेस, आगे पढ़ेंगे वो पिगमेंट का। तो इसलिए हम, ये एक तरह का जॉइंडिस है जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस कहते हैं। बाकी जॉइंडिस बड़ी तरह से हो सकता है, यहाँ कोई सिस्ट बन सकती है, लीवर में किसी तरह की कोई इन्फेक्शन हो सकती है, जॉइंडिस के वो भी है। लेकिन एक तरह का जॉइंडिस हम पढ़ रहे थे, दिस इज द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस, ये मैं ऐड करना चाह रहा था गॉल ब्लैडर के साथ। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, इट स्टोर्स एंड कंसंट्रेट्स बाइल। सो नेक्स्ट हम इसी से आगे चलें। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस हो गया, कोलिलिथियासिस हो गया, कोलिसिस्टाइटिस हो गया, कोलिसिस्टिक्टोमी हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी तरफ। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए, दैट इज बाइल। जो बाइल हम सिक्रीशन की बात कर रहे थे, जो सिक्रीशन लीवर से रिलीज हुई है, उस सिक्रीशन को हम क्या कह रहे हैं, बाइल। अब बाइल को देखिएगा क्या है, ये जल्दी से देख लेते हैं। ये येलोइश ग्रीन कलर का जो है फ्लूइड है, 500 टू 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर, जो 500 से आधे लीटर से 1 लीटर तक एक दिन में एक पर्सन में रिलीज हो सकती है। इसका पीएच 7.6 टू 8.6 है। 7.6 गॉल ब्लैडर में है, 8.6 जो है वो लीवर में है, और ये अल्कालिन नेचर है। ठीक है, इसमें क्या है, 90 से 98% तक इसमें वाटर है, किसी तरह के कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं हैं। याद रखिएगा, लीवर में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साल्ट्स हैं जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करेंगे। फैट्स की इमल्सिफिकेशन लीवर के बिना नहीं हो सकती है। तो वाटर है ये, इसके साथ और क्या है, साल्ट्स हैं, कुछ लिपिड्स हैं और बाइल पिगमेंट्स हैं। जल्दी से हम चलते चलें। इसमें कंपोजिशन में इनऑर्गेनिक साल्ट्स में बाइकार्बोनेट साल्ट्स जो हैं, बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। ठीक है, ऑर्गेनिक साल्ट्स में जो है सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टैरोकोलेट जैसे जो है वो क्या है, साल्ट्स हैं। पिगमेंट्स किस तरह की हैं, बिलीरुबिन और बिलीविरडिन, जिनकी जिक्र मैंने ऊपर किया था, ये येलोइश कलर की पिगमेंट है। ठीक है, और दूसरी बिलीविरडिन जो है वो ग्रीन कलर की पिगमेंट है। ये बेसिकली डिग्रेडेशन होती है हेमोग्लोबिन की, हेमेटिन की, तो तब ये बनती हैं। तो इसके नीचे हम देखें, इसके अलावा बिलिसाइनिन, बिलिह्यूमिनिन, बिलिफिलिन वगैरह ये भी पिगमेंट्स होती हैं। और लिपिड्स जो जिस फॉर्म में है, दैट इज कोलेस्ट्रोल और फास्फोलिपिड, सम फंक्शंस ऑफ दिस बाइल एंड लीवर। So as far as the function of livers are concerned, it secretes bile, and bile shows various type of functions, that is it helps in neutralization of food। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एसिडिक फूड नीचे आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैट्स का ब्रेकडाउन इसी की वजह से होता है क्योंकि वहां पे साल्ट्स हैं। ठीक है, लाइपेज एंजाइम जो है उसकी एक्टिवेशन जो फैट्स को डाइजेस्ट करता है इसी की वजह से होती है, और ये फैटी एसिड्स की एब्जॉर्बेशन भी इसी की वजह से होती है। ठीक है, एब्जॉर्बेशन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन जो एब्जॉर्ब होती हैं वो भी इसकी वजह से, और मिनरल्स भी इसी की वजह से एब्जॉर्ब होते हैं। और यही बाइल जो है वो पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज करने में, पेरिस्टाल्सिस के प्रोसेस को फास्ट करने में हेल्प करती है, और ये एक्सक्रीशन में भी रोल प्ले करती है, डिफरेंट हैवी एलिमेंट्स और पिगमेंट्स वगैरह को रिलीज करके। जैसे हमारे स्टूल्स में स्टूल का कलर जो है ना वो येलोइश है, तो वो स्टर्कोबिलिनोजन की वजह से है। वैसे ही हमारा यूरिन का जो कलर है वो येलो, पेल येलोइश है, तो वो भी यूरोक्रोम की वजह से। तो बात करें तो ये पिगमेंट्स कहीं ना कहीं जो ऊपर से ब्रेकडाउन हो रही हैं, हमने हेमेटिन की बात की, हेमोग्लोबिन से ब्रेकडाउन होकर ये बनी है, तो ये सारा प्रोसेस जो है ये रन कर रही है। ठीक है, इसको अगले टॉपिक में कहीं डिस्कस करेंगे हम। तो ये क्या कर रही है, फूड को डिकम्पोज होने से जो है वो बचा रही है। इसके अलावा ये जो फंक्शन है लीवर के, उसमें क्या आ गया, डीएमिनेशन। ये अमोनिया रिमूव करते हैं, तभी तो हमारा जो है वो यूरिया बन सकता है। जो हम एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट प्रोटीन से बना हुआ यूरिया जो है वो अमोनिया से यूरिया जो है बनता है, फिर हम उसको यूरिन में बाहर निकालते हैं। जो लीवर में जो है हेपेटोसाइट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया काम करते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, ये भी यहीं पे होता है। ग्लाइकोजेनलेसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना भी यहीं पे होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कि ग्लूकोज को छोड़ के किन्हीं और चीजों से ग्लाइकोजन या ग्लूकोज का बनना, जैसे अमाइनो एसिड हो गया, फैटी एसिड को यूज करके बनना, नए तरीके से ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के बनने को हम नियोजेनेसिस बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस हो गया ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। ग्लाइकोजेनलाइसिस हो गया, जब जरूरत पड़ेगी तो वही ग्लूकोज, ग्लाइकोजन टूटेगी तो ग्लूकोज बनेगी, एनर्जी देगी। अब अगर ये दोनों सोर्सेज नहीं है, ना ग्लूकोज है ना ग्लाइकोजन है, तो फिर क्या करें, कहता है फिर प्रोटीन से या फैटी एसिड को यूटिलाइज करके नए तरीके से ग्लूकोज या ग्लाइकोजन बनाई जाती है, दैट इज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसके बाद लिपोजेनेसिस, फैट्स का सिंथेसिस भी करता है ये। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिप्रूसिक एसिड वगैरह इनको बॉडी से बाहर निकालता है।
हेमियोपोइटिक आर्गन, हेमियोपोइसिस मतलब एम्ब्रियो में ब्लड फॉर्मेशन का भी हेल्प करता है। ये ब्लड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जैसे फाइब्रिनोजन हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये इनको जो है उनकी सिंथेसिस भी करता है। हेपेरिन जो एंटीकोगुलेंट है आपका, जो बॉडी में ब्लड आपका नहीं जमता है अंदर जब सर्कुलेट कर रहा होता है, तो वो हेपेरिन की वजह से, ये हेपेरिन की फॉर्मेशन भी करता है। लिम्फ की फॉर्मेशन भी करता है, विटामिन ए की सिंथेसिस भी करता है। मैंने कहा ये बॉडी की फैक्ट्री है भाई, बहुत बड़े काम करता है। सिंथेसिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम सिंथेसाइज करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन्स की, फैट्स की, आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन कुछ हद तक यहाँ होती है, तो हेमोग्लोबिन वापस यूज होती है। ये फैगोसाइटोसिस भी करता है कुफर सेल्स के थ्रू। ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, जो किडनी में एंजियोटेंसिनोजन बनता है, ठीक है, जो हाई लेवल को जो है वो बता देता है ब्लड के। तो हीट प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट चीज, शरीर में गर्माश भी ये पैदा करता है, और ये स्टोरेज भी करता है फैट्स और बाकी सभी चीजों की। अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चंस के आंसर की बात करें जो हमने स्टार्टिंग से पूछे थे कि क्या लीवर की वजह से कोमा हो सकता है, जी हाँ, ये लीवर क्या करता है, ये रेगुलेटर एक्ट करता है, प्लाज्मा, ग्लूकोज और अमोनिया की रेगुलेशन करता है। अगर ये रेगुलेशन डिस्टर्ब होती है तो दैट रिजल्ट्स इनटू एनसेफेलोपैथी एंड देन इट अल्टीमेटली लेड्स टू कोमा, अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए। एक दूसरा ब्लडी ऑर्गन इसको क्यों कह रहे थे, क्योंकि ये 10% तक ब्लड को होल्ड करता है, और ये ऑर्गन तकरीबन 1 से 1.5 लीटर तक ब्लड जो है वो अपने आप से पर मिनट में सर्कुलेट करवाता है, पंप करवाता है। हाँ, फुल जो हमारा रीजनरेटिंग कैपेसिटी रखता है लीवर, जी हाँ, रीजनरेटिंग कैपेसिटी रखता है। 25% लीवर का पार्ट बचा हुआ हो तो वो 100% बना सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंट हमने डिस्कस कर दिया, गॉलब्लैडर स्टोन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कोई नहीं है, इसकी लोकेशन भी, और ये पहला जो लीवर ट्रांसप्लांटेशन हुआ था वो फेलियर हो गया था, क्योंकि वहाँ पे रॉन्ग इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाले सप्रेसेंट डाले गए थे, जो तकरीबन 2 से 3 वीक के अंदर अंदर जो है वो पर्सन की डेथ हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट 4 साल में जाके ये कहीं प्रोसेस जो रन हुआ था। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लीवर। आई होप के आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।